ओके एवरीवन, तो स्टार्ट करते हैं कंप्यूटर ग्राफिक्स। एंड कंप्यूटर ग्राफिक्स में आपको पता है हम हमेशा से बताते आ रहे हैं 10 क्वेश्चन आपको करना है। कंप्यूटर ग्राफिक्स क्या होता है, इसका अलग अलग टाइप्स, एप्लीकेशन मतलब कहाँ यूज होता है, और ग्राफिक्स का एट्रीब्यूट मतलब किसी भी कंप्यूटर ग्राफिक में क्या होता है, हाइट होता है, विड्थ होता है, कलर होता है, डेप्थ होता है, एंड और भी बहुत सारी चीजें। टोटल नंबर ऑफ पेजेस एग्जाम में आप कम से कम 20 लिख रहे हैं, एवरेज तो सही है। सब में तीन चार कर रहे हैं तो 5 क्वेश्चन पे 20 होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है सीआरटी के बारे में। सीआरटी कैसे काम करता है, और सीआरटी में कोई भी इमेज दिखाने का दो टेक्निक है, रास्टर स्कैन और रैंडम स्कैन, जिसको हम लोग वेक्टर स्कैन भी बोलते हैं। सीआरटी कैसे काम करता है, इलेक्ट्रॉन मार के फॉस्फोर कोटेड स्क्रीन पे इलेक्ट्रॉन मारता है, इलेक्ट्रॉन जाता है तो ग्लो होता है। तो दो टेक्निक है, एक रास्टर स्कैन, रास्टर स्कैन में सबको एक एक करके पूरे लाइन को मतलब पूरे स्क्रीन को टेस्ट करता है, जहां पेंट करना है करता है, जहां नहीं करता है वहां से खाली मूव करता है। तो वेक्टर स्कैन में वही चीज डिफरेंट हो जाता है कि जिस एरिया पे उसको फोकस करना है वहीं पे करेगा। फिर आता है दो टेक्निक, बीम पेनेट्रेशन एंड शैडो मास्क। ये दोनों टेक्निक आपका है कि अगर कलर कोई भी चीज दिखाना है कंप्यूटर पे या स्क्रीन पे, कोई चीज कलर दिखाना है, तो दो टेक्निक है, बीम पेनेट्रेशन और शैडो मास्क। समझ में आया? रास्टर स्कैन और वेक्टर स्कैन क्या है, इमेज दिखाने का दो टेक्निक है। और आपका बीम पेनिट्रेशन जो बीपी है और एसएम है, शैडो मास्क, ये दोनों क्या है, CRT कलर दिखाने का टेक्निक है। फिर आता है यहाँ से एल्गोरिदम, तीन क्वेश्चन, डीडीए और डी मतलब सॉरी, फोर्थ नंबर में लाइन का दो एल्गोरिदम, डीडीए और ब्रेजनहैम लाइन। तो डीडीए जो है आपका इंटीजर कैलकुलेशन पे काम करता है, इंटीजर्स में कैलकुलेशन होता है आपका। और ब्रेजनहैम जो है मतलब इसमें आप समझिए कि हम लोग डिसीजन पैरामीटर के बेसिस पे सिर्फ इंटीजर्स का यूज करके, हम ये थोड़ा उल्टा बोल गए हैं, यहाँ पे सिर्फ इंटीजर्स कैलकुलेशन होता है, जबकि इस वाले में आपका क्या है, मतलब अर्थ ये फ्लोटिंग पॉइंट कैलकुलेशन होता है, दशमलव कैलकुलेशन होता है। तो इसलिए इसमें क्या है, डीडीएस सिंपल तो है बट इसमें फ्लोटिंग पॉइंट कैलकुलेशन की वजह से एरर्स ज्यादा आते हैं, या फिर क्या बोलते हैं उसको, डाइवर्स ज्यादा हो जाता है लाइन। जबकि इसमें क्या है, सिर्फ इंटीजर कैलकुलेशन है। सर्कल के लिए दो एल्गोरिदम है, मिड पॉइंट एंड ब्रेजनहैम सर्कल। स्टार्ट करते हैं। फिर फिल के लिए, अगर कोई शेप है तो उसके लिए आपको बाउंड्री फिल यूज करना है, इसमें बाउंड्री से कंपैरिजन होता है। फ्लड फिल में क्या होता है, आप बस प्रीवियस कलर से चेक करते हैं कि प्रीवियस क्या। ellipse और arc का पूछता है। अब इसमें ellipse और arc का क्लिप्स, क्लिप्स है या क्लिपिंग है, एक चीज होता है क्लिपिंग, की कोई भी शेप है उसको एक पर्टिकुलर रेंज में लाने के लिए क्लिप करता है। और एक आर्क बस एक शेप होता है। हाँ अच्छा, एलिप्स के बारे में बोल रहे हैं, हाँ याद आ गया, एलिप्स बोल रहे हैं। तो एलिप्स जो ये एलिप्स और आर्क याद कर सकते हैं बट पूछे जाने की संभावना बहुत कम है। आर्क का तो पॉसिबिलिटी कम है, एलिप्स लिख दीजिएगा, ले लेंगे तो काफी अच्छा। अगर सर्कल करते हैं, सर्कल वाला ज्यादा अच्छे से तुरंत समझ में आ रहा है, तो आप एलिप्स और आर्क भी देख ले सकते हैं। फिर आता है बाउंड्री फिल और फ्लड फिल, आता है ट्रांसफॉर्मेशन 2D और 3D। फिर आता है प्रोजेक्शन। प्रोजेक्शन ये बताता है कि कोई भी बड़ा ऑब्जेक्ट छोटे स्क्रीन पे कैसे दिखेगा, मतलब पहाड़ जितना बड़ा ऑब्जेक्ट है वो एक छोटा सा टीवी पे कैसे दिखेगा, कोई समुद्र है बड़ा सा वो एक छोटे से मोबाइल स्क्रीन पे कैसे दिखेगा। तो उसको क्या किया जाएगा, अलग अलग तरीके का प्रोजेक्शन है। लास्ट में आता है मल्टीमीडिया टेक्नोलॉजी, और मल्टीमीडिया कंपोनेंट क्या है, और लास्ट प्रोग्राम है आपका चेस के ऊपर एक प्रोग्राम। ट्रस्ट में आज तक का सबसे छोटा गेस हम लोग बनाए हैं, अगर ये काम सब कुछ हो जाए सही से तो ये बेस्ट प्रिपरेशन है। ठीक है, बात करते हैं व्हाट इज ग्राफिक्स, इसका एप्लीकेशन। तो कंप्यूटर ग्राफिक्स कंप्यूटर साइंस का वो ब्रांच है जो कि क्रिएशन ऑफ इमेज, स्टोरेज ऑफ इमेज, मैनिपुलेशन ऑफ इमेज, डिस्प्ले ऑफ इमेजेस से डील करता है। क्लियर है? कंप्यूटर ग्राफिक्स कंप्यूटर साइंस का चेस बोर्ड सिलेबस में नहीं है, चेस बोर्ड सिलेबस में नहीं है बट पूछता है, ऐसा समझिए चेस बोर्ड लैब में है। 403 आपका है ना, 403 में नहीं, 402 है, सॉरी है 402 में नहीं है बट 405 जो है ना सब्जेक्ट शायद उसमें है, और वहां से पूछ देता है। अरे एक बार पूछे हुए चेस बोर्ड इसलिए डाले हुए हैं। दो बार पूछा हुआ है और एक बार कैरम बोर्ड का पूछा हुआ है। कैरम बोर्ड वाला नहीं है तो वो पहले के जमाना का बात होगा। इट हेल्प्स रिप्रेजेंट इंफॉर्मेशन इन विजुअल फॉर्म, वाइडली यूज्ड इन एजुकेशन, इंजीनियरिंग, एंटरटेनमेंट, मेडिसिन, साइंटिफिक रिसर्च। तो कंप्यूटर ग्राफिक्स का मतलब है कंप्यूटर्स का यूज करके इमेजेस को CSM, क्रिएट, स्टोर और मैनिपुलेट करना। क्या ये बात समझ में आया? कंप्यूटर ग्राफिक्स इज अ ब्रांच ऑफ कंप्यूटर साइंस जिसमें कि हम लोग इमेजेस को CSM करते हैं, यानी क्रिएट, स्टोर और मैनिपुलेट। क्लियर है?
बहुत बढ़िया मेरे दोस्त, इतना ही याद रखना है। चलो, अब नेक्स्ट बात करते हैं। कंप्यूटर ग्राफिक्स दो टाइप का होता है, एक होता है रास्टर ग्राफिक और एक होता है वेक्टर ग्राफिक। रास्टर ग्राफिक वो ग्राफिक होता है जिसमें आप क्या करते हैं, हर पिक्सल का डाटा स्टोर करते हैं। अगर आपके इमेज में 8 गो पिक्सल है तो आप ये याद करते हैं कि पहला पिक्सल लाल है, दूसरा पिक्सल पीला है, तीसरा पिक्सल काला है, तो हर पिक्सल का इंफॉर्मेशन रखा जाता है। रास्टर ग्राफिक्स आर कंपोज ऑफ टाइनी पिक्चर एलिमेंट्स called pixels. Each pixel stores color information. Together they form image. These images are suitable for photograph, realistic image, better quality and decreased when enlarged. अब यहाँ पे बोल रहा है कि raster ग्राफिक में क्या होता है, आपका जो फोटो होता है बहुत छोटे 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 पिक्सल्स। अगर मान लीजिए आप मेरा फोटो यहाँ से देख रहे हैं तो यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक पूरे में पिक्सल्स 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 होगा, बहुत सारा पिक्सल, कम से कम 1000-2000, ठीक है, मतलब 1000-2000 से भी ज्यादा। तो इन सारे पिक्सल्स का बात यह है कि इससे आपको कोई भी रियलिटी में, मतलब कोई भी रियलिस्टिक पिक्चर दिखा सकते हैं। कोई पहाड़ दिखाना है, इंसान दिखाना है, कोई एग्जैक्ट पत्ता दिखाना है, तो रास्टर ग्राफिक बहुत अच्छा है दिखाने के लिए। बट इसका दिक्कत क्या है कि जैसे इसको जब जूम करते हैं, बड़े स्क्रीन पे ले जाते हैं, तो ये क्या होता है, पिक्चर फट जाता है। क्या ये बात समझ में आया? रास्टर ग्राफिक जो पिक्सल पिक्सल वाला है वो फट जाता है। कैसे फटता है? आप लोग पिक्सल वाला फटते नहीं देखे फोटो में? अगर कोई पिक्सल वाला फोटो है, उसको जूम करेंगे, मान लीजिए एक हम एग्जांपल्स दिखाते हैं आप लोगों को एमएस पेंट से। घबराओ मत, दोनों एग्जांपल अभी आपको दिखाएंगे। तो मान लीजिए ये क्या है, अभी कहा गया मेरा कर्सर, हाँ ये आ गया। तो हम इसको काफी छोटा कर देते हैं और इस पे कुछ एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं। तो ये जो चीज है ना, आपको अभी से ही फटा हुआ दिख रहा है। जैसे हम इसको जूम करेंगे आप देखेंगे ज्यादा फटा हुआ दिखने लगेगा। क्या ये दिख रहा है? बिल्कुल ऐसा पिक्सेलेटेड होता हुआ दिख रहा है, ठीक है। तो वो चीज ब्लर होता है। आपको एक और एग्जांपल से दिखाते हैं हम आपको। क्विकली एक नया टैब खोलेंगे, F11 न्यू टैब। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, आप अच्छे से इस पर डिफरेंस बना के लिख सकते हैं। हम कोई पीएनजी इमेज लेते हैं। हाँ रिकॉर्डिंग हो रहा है भाई। अगर हम एक पीएनजी इमेज लेना, तो मान लीजिए इसको हम इमेज ओपन इन न्यू टैब करेंगे, तो ये पीएनजी इमेज, इसको जैसे ही जूम करेंगे तो आप देख रहे हैं यहाँ पे फट रहा है ना। बट यही चीज आप एक काम करिए, आप एक्सालीड्रो पे कभी आइए, तो आप देखेंगे एक्सालीड्रो पे जब भी हम कुछ बनाते हैं ना, मान लीजिए हम ये लाइन बना दी है, ठीक है, तो आप इसको जितना जूम कीजिएगा ना, आप देखिएगा ये फटेगा नहीं। क्या ये बात दिख रहा है? ये क्या है, मैथमेटिकल कैलकुलेशन के फॉर्म में है, तो ये कभी भी ना फटेगा नहीं। आप इसको कुछ भी कर दीजिए, 3000% ये जूम हो रखा है। अगर ये बहुत बड़ा इमेज है मान लीजिए, और इसको आप इसको कितना भी जूम कर दीजिए, कभी फटता हुआ नहीं दिखेगा। क्या ये बात समझ में आया? तो ये जो नहीं फटता है, ये आपका दूसरा वाला टाइप है। कहाँ गया भाई? दूसरा वाला टाइप क्या था इमेज का, सॉरी ग्राफिक्स का? ये था वेक्टर ग्राफिक्स। तो जो रेस्टर ग्राफिक होता है, इसमें डेटा पिक्सल पिक्सल फॉर्म में स्टोर किया जाता है, और जो वेक्टर ग्राफिक है इसमें क्या है, मैथमेटिकल एकुलेशन, क्या बोला, मैथमेटिकल कैलकुलेशन का फॉर्म। जैसे अगर इसको एक लाइन दिखाना है, तो ये बता देगा कि इस पॉइंट से इस पॉइंट तक लाइन होगा, और लाइन का थिकनेस बता देता है कितना थिक लाइन होगा। अब वो उसके हिसाब से जो आपका जिस जो आप व्यूअर फोटो व्यूअर यूज कर रहे हैं, अगर आप गैलरी या माइक्रोसॉफ्ट का एमएस फोटोज कुछ भी यूज कर रहे हैं, तो उसका काम है कि वो ऐसा दिखाए। क्या ये बात समझ में आया? वेक्टर ग्राफिक ऐसा समझिए, बस आप फॉर्मूला दे दिए कि ऐसा इमेज है, अब इसको इस हिसाब से तुम एक बहुत बड़ा सा बैनर पे छाप लो या छोटे से फोन के स्क्रीन पे दिखाओ। जबकि रेस्टर में ये होता है, ये बता दिया था कि ये 1000 x 1000 का पिक्सल है, और इसमें इस पिक्सल का ये वैल्यू, इस पिक्सल का ये वैल्यू, इस पिक्सल का ये वैल्यू। बट वेक्टर ग्राफिक्स में क्या है, सिर्फ फॉर्मूला बता दिया जाता है। मैथमेटिकल इक्वेशंस सच एज लाइन, कर्व्स, पॉलीगन्स, दे कैन बी रिसाइज्ड विदाउट लूजिंग इमेज क्वालिटी। मतलब वेक्टर ग्राफिक्स को बिना क्वालिटी लूज किया बड़ा या छोटा रिसाइज कर सकते हैं, मेकिंग देम आइडियल फॉर लोगोज, मैप्स एंड इलस्ट्रेशंस। अगर आप कोई लोगो, मैप, जहां पे आप चाहते हैं कि बहुत बड़ा जूम इन या जूम आउट करे, अंतर कुछ ना आए, तो आप एसवीजी, एआई और सीडीआर, ये अलग अलग फॉर्मेट है, ये सब यूज कर सकते हैं। और इसके लिए आपका जेपीजी, पीएनजी, बीएमपी मतलब बिटमैप ग्राफिक्स, पीएमजी मतलब पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स, और जेपीजी का हमको नहीं आता। ठीक है, क्लियर है?
तो रेस्टर ग्राफिक पिक्सल्स के फॉर्म में रखता है, वेक्टर ग्राफिक मैथमेटिकल इक्वेशन के फॉर्म में रखता है। रेस्टर ग्राफिक जो है जूम करेंगे तो फट जाएगा, वेक्टर ग्राफिक जूम करो बड़ा करो कोई मतलब नहीं है। रेस्टर का एग्जांपल है जेपीजी, पीएनजी और बीएमपी। वेक्टर का एग्जांपल है सबसे इंपॉर्टेंट है एसवीजी, इसको बोलते हैं स्केलेबल वेक्टर ग्राफिक्स। स्केलेबल वेक्टर ग्राफिक्स एआई का हमको नहीं पता है, एआई शायद हमको लगता है एडोब आई से कुछ होता होगा, हमको ध्यान नहीं है। सीडीआर का भी हमको ध्यान नहीं है, ठीक है, आप अपने हिसाब से देख सकते हैं। अब बात करते हैं ग्राफिक्स का दो और टाइप है। पहला जो दोनों बताया ना वो इमेज के टाइप के बेसिस पे, जबकि ये है इंट्रैक्शन के बेसिस पे। इंट्रैक्शन के बेसिस पे एक होता है इंटरेक्टिव ग्राफिक जो कि यूजर को अलाउ करता है कि इंटरेक्ट करें। जैसे अभी आप देख रहे हैं ये GUI, इसमें हम क्या करें, यहाँ पे इंटरेक्ट कर सकते हैं, कुछ भी हम चाहें तो लिख सकते हैं, मिटा सकते हैं, बहुत सारा चीज कर सकते हैं। बट कोई वीडियो है या फोटो है उसको तो आप सिर्फ देख सकते हैं ना, उससे इंटरेक्ट नहीं कर सकते हैं, ठीक है, तो वो पैसिव वाले में आएगा। तो इंटरेक्टिव आप समझिए कि इंटरेक्टिव ग्राफिक्स अलाउ यूजर टू interact with displayed images. The computer responds immediately to user input such as mouse click, keyboard action और touch। जैसे आप देख रहे हैं टच कर रहे हैं तो रिस्पॉन्ड हो रहा है। एग्जाम्पल है वीडियो गेम्स, ये एक इंटरेक्टिव ग्राफिक है। कैड सॉफ्टवेयर होता है, कैड मतलब होता है कंप्यूटर एडेड डिजाइन। याद रखिएगा आगे के क्वेश्चंस में देखना है कंप्यूटर एडेड डिजाइन सॉफ्टवेयर्स, ठीक है। फिर आता है गूगल मैप्स, आप जूम या मतलब करते हैं या मिनिमाइज करते हैं तो उसके हिसाब से रिस्पॉन्ड करता है। ड्राइंग एप्लीकेशन जैसे अभी ड्रॉ वगैरह करने का इजाजत दे रहा है। तो एडवांटेज क्या है, यूजर कैन मॉडिफाई ग्राफिक्स इंस्टेंटली, ये बेटर कंट्रोल एंड अच्छा यूजर एक्सपीरियंस प्रोवाइड करता है और रियल टाइम एप्लीकेशन के लिए अच्छा है। जबकि पैसिव ग्राफिक्स वो ग्राफिक है डू नॉट allow user interaction, the displayed images remains fixed and the user can only view the information। पैसिव वाले में यूजर सिर्फ देख सकता है और चेंज नहीं होगा। एग्जाम्पल के लिए कोई फोटो, फोटोग्राफ, टेलीविजन ब्रॉडकास्ट, प्रेजेंटेशन स्लाइड्स। तो ये क्या है, सिंपल टू क्रिएट है, लेस प्रोसेसिंग रिक्वायर्ड है एंड सुटेबल फॉर स्टैटिक इंफॉर्मेशन। ऐसा इंफॉर्मेशन जो चेंज नहीं होता उसके लिए सुटेबल। क्या ये बात समझ में आया? गुड। अच्छा मान लीजिए इस हिसाब से एक चीज बताइएगा, जो GUI है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, वो एक पैसिव है या इंटरेक्टिव है? GUI बोलो भाई। पैसिव GUI पैसिव नहीं है, GUI इंटरेक्टिव है। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस जो है आपका एक मतलब ऐसा समझिए, हम बोल रहे हैं कंप्यूटर जो GUI है आप देखते होंगे इंटरेक्ट करता है, जब माउस इधर मूव करते हैं तो क्या होता है उस हिसाब से ग्राफिक्स मॉडिफाई होता है, आपके हिसाब से कंट्रोल हो सकता है। तो GUI क्या है आपका, पैसिव है। अच्छा जो वीडियो है, कोई भी वीडियो प्लेयर पे वीडियो चल रहा है, वो वीडियो इंटरेक्टिव है या पैसिव है? ये पैसिव है। ये पैसिव है, क्योंकि वीडियो में अगर मान लीजिए शेर है तो आप उस शेर को मतलब इधर उधर हिला नहीं सकते, वो वीडियो रिकॉर्डिंग होते टाइम जैसा शेर था वैसा ही रहेगा। तो आप चार अलग अलग टाइप समझे, रेस्टर जिसमें पिक्सल के फॉर्म में इंफॉर्मेशन रहता हो, वेक्टर जिसमें मैथमेटिकल इक्वेशन के फॉर्म में इमेज रहता हो, इंटरेक्टिव जिससे इंटरेक्ट कर सकते हैं, यूजर के इंटरेक्शन पे मॉडिफाई होता है, पैसिव जो यूजर जिसमें कुछ नहीं कर सकता, जैसा है वैसा ही रहेगा। अब बात करते हैं एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर ग्राफिक्स। तो कंप्यूटर ग्राफिक्स अलग अलग फील्ड में यूज होता है, जो कि अट्रैक्टिव, मीनिंगफुल, विजुअल इंफॉर्मेशन, मतलब विजुअल इंफॉर्मेशन बनाने के लिए होता है। सबसे ज्यादा नंबर 1 कैड सॉफ्टवेयर में, CAD में। तो डिजाइन, बिल्ड, ऑटोमोबाइल्स एंड मशीन्स। आप कंप्यूटर एडेड डिजाइन सॉफ्टवेयर में आप डिजाइन बिल्डिंग्स का, ऑटोमोबाइल्स का, मशीन्स का डिजाइन बना सकते हैं। क्या ये बात समझ में आया? ये क्या है? एक्चुअल में CAD का मतलब देखिए, अब ये हम बोल रहे हैं CAD कोई एक सिंगल सॉफ्टवेयर नहीं है। आप बोल सकते हैं एक तरह से मतलब वैसा सॉफ्टवेयर, वैसा कोई भी सॉफ्टवेयर जो किसी चीज, किसी मतलब रियल वर्ल्ड एंटिटी का डिजाइन करने के लिए यूज होता है। जैसे फ्लैक्स डिजाइनिंग का कोई सॉफ्टवेयर होगा, बिल्डिंग्स डिजाइन करने का कोई सॉफ्टवेयर होगा, ऑटोमोबाइल का, कार डिजाइनिंग का कोई सॉफ्टवेयर है, उसको बोलते हैं ये कैड सॉफ्टवेयर है। जैसे आपको कोई बोल सकता है कि मेरा ना एक क्या बोलते हैं ऑटोमोबाइल का कंपनी है, बाइक का बनाने का कंपनी है, हमको एक कैड सॉफ्टवेयर चाहिए अपने हिसाब का, उसमें ये टूल्स होना चाहिए, ऐसा ऐसा ग्राफिक्स बनना चाहिए। तो इंटरटेनमेंट में यूज होता है, एनिमेशन में, मूवीज में, वीडियो गेम्स में, मेडिकल साइंस, CT स्कैन, MRI, ठीक है, फिर एक्सरे विजुअलाइजेशन, ये सब इसी का है।
एजुकेशन में स्मार्ट क्लास प्रेजेंटेशन सिमुलेशन होता है ना कि मतलब सिमुलेशन मतलब क्या होता है, आपको कोई चीज का, अब उस दिन आपको याद होगा कि हम ग्राफिक्स का वो करके दिखाए थे कि वो इमेजेस ड्रॉ हो रहा था, ठीक है। साइंटिफिक विजुअलाइजेशन, वेदर फोरकास्टिंग एंड रिसर्च। वेदर फोरकास्टिंग मतलब मौसम वगैरह दिखाने के लिए यूज होता है। बिजनेस में चार्ट्स, रिपोर्ट, एडवर्टाइजमेंट बनाने के लिए। कंप्यूटर में जीयूआई में विंडोज आइकन्स या मेन्यूज बनाने के लिए। फिर आता है वीआर और एआर, वर्चुअल रियलिटी और ऑगमेंटेड रियलिटी। वर्चुअल रियलिटी का मतलब ये होता है कि जो चीज कंप्लीटली वर्चुअली बनाया गया, एक वर्चुअल पेयर बनाया गया। क्या ये बात समझ में आया? जैसे आप पबजी गेम देखते हैं ना, उसमें क्या है, वर्चुअल रियलिटी है। फ्री फायर, उसमें एक वर्चुअल रियलिटी बनाया गया है। ऑगमेंटेड रियलिटी क्या होता है, एक बार एक वो आया था, क्या बोलते हैं, ऑगमेंटेड रियलिटी का बेस्ट एग्जांपल है जो स्मार्ट ग्लासेस देखते हैं ना, कि आपको क्या दिखता है, मतलब रियलिटी को और वर्चुअल रियलिटी को मिक्स करके दिखाया जाता है। क्या ये बात समझ में आया? देखिए दो टाइप का वो टेक्नोलॉजी बना, एक वीआर बना। वीआर हेडसेट मतलब सिर्फ आपको वर्चुअल रियलिटी दिखता है। जो वीआर हेडसेट वगैरह ना देखते हैं लगा के और आप मूवी या कुछ भी देख सकते हैं, तो उसमें वर्चुअली एक रियलिटी क्रिएट किया जाता है। ऑगमेंटेड रियलिटी, मेटा ग्लासेस जो था, वो आपको आपका सामने का चीज भी दिख रहा है, बट उसी में कुछ चीजें ऐड करके दिखा। मान लीजिए आप ऐसा बेड पे देख रहे हैं तो आपको रियल वाला बेड भी दिख रहा है, बट बेड पे आपको आपका इंस्टाग्राम ऐप खुला हुआ दिख रहा है, तो वो मेटा वाले ग्लासेस में होता है। अब ग्राफिक्स एट्रीब्यूट क्या होता है? ग्राफिक्स एट्रीब्यूट क्या है, डिफाइन करता है अपीयरेंस ऑफ ग्राफिकल ऑब्जेक्ट। अब कोई भी ग्राफिकल ऑब्जेक्ट है उसका कैसा दिखेगा वो आपको उसके एट्रीब्यूट से पता चलता है। दे इंप्रूव द विजुअल क्वालिटी एंड रीडेबिलिटी ऑफ ग्राफिक्स। सबसे पहले होता है कलर एट्रीब्यूट, ये स्पेसिफाई करता है कि कौन सा कलर होगा, रेड, ग्रीन, ब्लू या फिर कोई भी और कलर। लाइन एट्रीब्यूट, ये डिफाइन करता है कि अपीयरेंस ऑफ लाइन कैसा होगा, विड्थ कितना होगा, स्टाइल कैसा होगा। विड्थ मतलब कितना थिकनेस है, और स्टाइल सॉलिड है या डैश डैश है या डॉट डॉट है, मतलब ये हुआ ना, समझ आए, ये डैश है, ये डॉटेड है, ये सॉलिड है। एंड कलर वगैरह बताता है। फिर फिल एरिया एट्रीब्यूट, ये बताता है कि हाउ अ क्लोज शेप इज फिल्ड, इट इंक्लूड्स फिल कलर, फिल पैटर्न। फिल पैटर्न क्या होता है, एक तो ऐसे जिगजैग फिलिंग होगा, या फिर हो सकता है सॉलिड फिलिंग की पूरा ही कलर किया हुआ है। एक होगा कि डॉटेड फिलिंग होगा, सबको डॉट से भरा हुआ है, वो होता है आपका फिल स्टाइल। क्या ये बात समझ में आया? अच्छा वो सॉरी, ये फिल पैटर्न और फिल स्टाइल होता है कि आप कैसे फिल कर रहे हो। टेक्स्ट एट्रीब्यूट, ये टेक्स्ट वाला एट्रीब्यूट, हाँ, एट्रीब्यूट फिल एरिया। एट्रीब्यूट फिल एरिया एट्रीब्यूट का मतलब ये है ना कि ये बताता है कि आपका जो भी शेप है, कोई भी अगर क्लोज शेप है तो वो कैसे फिल होगा, उसमें कलर क्या आएगा, उसमें ये क्या बोलते हैं, पैटर्न कौन सा बनेगा। ये आप एक्साली ड्रॉ में ज्यादा देखते होंगे, रुकिए बताता हूँ। देखिए ये अगर कोई इमेज है ना, देखिए सबसे पहले चीज हम बता रहे, रुक जाइए। ये जो चीज है ना, सबसे पहले तो आपको कोई भी इमेज में दिखता है कि उसका कलर एट्रीब्यूट, तो इसका कलर क्या है, रेड है, ठीक है। फिर नेक्स्ट एट्रीब्यूट आता है आपका, भैया ये नेक्स्ट एट्रीब्यूट है आपका लाइन एट्रीब्यूट। लाइन एट्रीब्यूट ये बताता है कि ये लाइन कौन से कलर का होगा, ठीक है। चलिए एक पूरा हम वो लेते हैं, ये आपका ग्राफिकल ऑब्जेक्ट है, एक्चुअल में रेक्टेंगल है, तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, इसका कलर। इस रेक्टेंगल का कलर क्या है, रेड है, ठीक है। दूसरी चीज इसमें क्या है, लाइन एट्रीब्यूट। लाइन एट्रीब्यूट ये बताता है कि इसका लाइन का कलर कैसा होगा, लाइन कैसा होगा। जैसे आप इस पे जाएंगे तो आप देखेंगे कि इसको चेंज कर सकते हैं, आप चाहें तो ये वाला बना सकते हैं, डॉटेड बना सकते हैं। क्या ये बात समझ में आया? या फिर आप इस लाइन का वो भी चेंज कर सकते हैं कि थोड़ा ये जिगजैग लगे या फिर वैसा कुछ लगे। क्लियर है? एक तो सॉलिड है, ये डॉटेड है, ये तीनों मतलब सॉरी डैश्ड है, ये आपका डॉटेड है, कि कोई भी लिख सकते हैं इसमें। तो लाइन पता चल गया। अब फिल एट्रीब्यूट ये बताता है कि ये शेप फिल कैसे होगा, अभी वो भी दिखाते हैं। अगर हम मान लीजिए आपको इसको रेड से फिल करके दिखाते हो, तब देखिए फिल का अलग अलग पैटर्न है, ऐसे वाला फिल करें, ऐसे वाला फिल करें, या सॉलिड फिल करें। इसमें तो तीन ही है। फिल फिल एरिया का मतलब है कि अगर कोई भी क्लोज्ड एरिया है तो वो किस कलर से फिल होगा, क्या उसका पैटर्न होगा वो, ठीक है। फिर आता है टेक्स्ट एट्रीब्यूट। टेक्स्ट एट्रीब्यूट बताता है कि टेक्स्ट कैसा दिखेगा, उसका फॉन्ट साइज, फॉन्ट स्टाइल, अलाइनमेंट एंड कलर। जैसे मान लीजिए हम टेक्स्ट लिखते हैं, ठीक है, इसके अंदर कोई टेक्स्ट लिखते हैं, चलो बाहर लिख देते हैं,
मान लीजिए हम हेलो नाम का कोई टेक्स्ट लिखा है, तो इसका ना बहुत सारा टेक्स्ट एट्रीब्यूट, मतलब इससे रिलेटेड एट्रीब्यूट्स, इससे रिलेटेड क्या क्या एट्रीब्यूट होगा अगर आप थोड़ा ध्यान से देखें तो आप चाहें तो इसका वो चेंज कर सकते हैं, जैसे फॉन्ट ये वाला रख सकते हैं, ये वाला रख सकते हैं, एक्सालिडो का जो अपना है ये भी रख सकता है। क्या ये बात समझ में आया? न्यूनीडो सही है, ये लो। जो भी है, फिर उसके बाद आप फॉन्ट साइज स्मॉल कर सकते हैं, मीडियम कर सकते हैं। क्या ये बात समझ में आया? एक और चीज है, आप इसका अलाइनमेंट चेंज कर सकते हैं। अगर मान लीजिए हम इसको ऐसे रखें तो एक तो सेंटर वाला है, एक लेफ्ट अलाइनमेंट है, राइट अलाइनमेंट है, सेंटर अलाइनमेंट है, इसको अलाइनमेंट बोलते, इस सब के बारे में डिटेल में बना सकते हैं आप लोग। ऐसा बना बना के नहीं कुछ समझ में आया तो पिक्चर बना बना के दिखा दीजिए, अलाइनमेंट लेफ्ट राइट। ठीक है। फिर आता है मार्कर एट्रीब्यूट, डिफाइंस शेप एंड साइज ऑफ सिंबल यूज्ड फॉर रिप्रेजेंट पॉइंट सच एज सर्कल्स, स्क्वायर्स, क्रॉसेस, डॉट्स। अब ये मार्कर एट्रीब्यूट क्या है, आपको ये बताता है कि कोई भी रेक्टेंगल कितना बड़ा होगा, कितना साइज का होगा। जैसे इसका साइज मान लीजिए बता दिया कि 80 पिक्सल, और इधर इधर भी 80 पिक्सल, 80 पिक्सल हाइट, 80 पिक्सल वेथ, हाइट या क्या होता है, विड्थ। हाँ, क्या ये बात समझ में आया? ग्राफिक्स एट्रीब्यूट ऐसे समझिए, ग्राफिक्स के बारे में जानकारी। ठीक है। कंप्यूटर ग्राफिक्स का टाइप क्या क्या है? हाई क्वालिटी, सॉरी एडवांटेज है कि हाई क्वालिटी विजुअल आउटपुट मिलता है, नॉर्मल जो पेपर पे ड्राइंग होता था उससे तो बहुत अच्छा मिलता है। ठीक है। इंफॉर्मेशन इजी टू अंडरस्टैंड होता है, टाइम बचाता है डिजाइनिंग और एडिटिंग का। पेपर पे अगर कोई डिजाइन बनाएंगे, उसमें एडिट करेंगे, मिटाएंगे, दूसरा ब्रश से पेंट करेंगे, बहुत टाइम लगेगा। कंप्यूटर पे इजीली हो जाता है। एनिमेशन मल्टीमीडिया मिलता है, एंड प्रोफेशनल फील्ड्स में बहुत ज्यादा यूज होता है कंप्यूटर ग्राफिक्स। अब बात है रेस्टर और वेक्टर में डिफरेंस क्या है, रेस्टर ग्राफिक्स और वेक्टर ग्राफिक्स में। ठीक है। तो रेस्टर ग्राफिक क्या है, पिक्सल से बना होता है, ये मैथमेटिकल लाइंस, मैथमेटिकल इक्वेशंस से बना होता है। ये क्या है, इमेज क्वालिटी डिक्रीज होता है जब भी आप इसको बड़ा करते हैं। वेक्टर में आप जब भी बड़ा करते हैं तो क्वालिटी डिक्रीज नहीं होता है। ये बेस्ट किस चीज के लिए, फोटोग्राफ के लिए, और रियलिस्टिक इमेजेस वगैरह अगर दिखाना है तो उसके लिए बढ़िया है। ये आपका लोगो, आइकन, इलस्ट्रेशन वगैरह के लिए यूज है। मतलब ऐसा समझिए, मेरे रियल फेस को, मेरे रियल के फेस में बहुत सारा अलग अलग कलर्स है, बहुत अलग अलग क्या बोलते हैं शेप्स है, मेरे भाव का शेप, इसको आप किसी मैथ इक्वेशन से रिप्रेजेंट करना आसान है क्या? नहीं है ना, मुश्किल है। बट किसी कंपनी का लोगो है ऐसा त्रिकोण और उसमें बीच में एक गोल बना, ये किसी कंपनी का लोगो है, तो वो मैथमेटिकल इक्वेशन से ड्रॉ करना ज्यादा आसान है। क्या ये बात समझ में आया? देखिए, दुनिया में हर चीज को मैथ्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं किया जा सकता, तो जो चीजें रियलिस्टिकली दिखाने की जरूरत है, और आपको पता है मेरा फोटो आप पिक्सल्स के फॉर्म में रखेंगे तो जूम करेंगे तो देख मतलब हट ही जाएगा। ठीक है। बट आपका भी जरूरी जो भी लोगो है। है क्या बताया, क्या हो रहा है? आप जो लोगो आप जो बनाए हुए हैं लोगो कॉलेज बनाए वर्दी बर्थडे का, का, हाँ वो फट जाता है क्या? नहीं नहीं, उसका भी उसका भी जो जो टाइप टाइप है है वो क्या है, आपको स्पीसीज है? हम दिखाते हैं। अभी कॉलेज बड़ी वाला वेबसाइट ही डाउन होगा, हम उसका पैसा नहीं दे डोमेन वाले का। एक्चुअली हम लोग सोच रहे हैं डोमेन चेंज करेंगे, कुछ दूसरा नाम बदलेंगे। तो नेक्स्ट बात कर रहे हैं कि इसमें क्या है, स्टोरेज स्पेस बहुत ज्यादा चाहिए। जो ये आपका रास्टर ग्राफिक्स है ना, इसका एक और डिसएडवांटेज है। भले ही देखिए, रास्टर में हमको सिर्फ एक ही एडवांटेज दिखता है कि आप रियलिस्टिक इमेजेस दिखा सकते हैं, और कोई फायदा नहीं है। बाकी इसमें स्टोरेज ज्यादा लगता है, जूम करेंगे तो फट जाएगा। ठीक है। इन एडिटिंग इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट्स इज डिफिकल्ट, आप अलग अलग ऑब्जेक्ट को मतलब एडिट नहीं कर सकते, सर्कल को बड़ा छोटा करना चाहते तो नहीं कर सकता। इसका एग्जांपल है जेपीजी, पीएनजी, बीएमपी। अब इसमें देखिएगा स्टोरेज कम चाहिए क्योंकि बस कुछ फॉर्मूलाज रखना है, कुछ इंस्ट्रक्शंस रखना है, कुछ कलर रखना है कि हाँ लाइन होगा, इतना विड्थ का होगा, यहाँ से यहाँ इस पॉइंट से इस पॉइंट तक होगा, ये इसका कलर होगा, डॉटेड होगा या जो भी होगा। तो इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट्स कैन बी एडिटेड इजिली, इसमें इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट को एडिट कर सकते हैं। इसमें एसबीजी, एआई और सीडीआर तीन मेन एग्जांपल है। इंटरैक्टिव और पैसिव का डिफरेंस, इंटरैक्टिव क्या है, जो यूजर इंटरैक्ट कर सकता है, यूजर इंटरैक्ट नहीं कर सकता है। यूजर इनपुट से बदलता है, ये यूजर इनपुट से कोई फर्क नहीं पड़ता। यूजर इनपुट जैसे कि माउस, टच, ये सबसे चेंज होता है, इसमें कोई इनपुट होता ही नहीं है। रियल एप्लीकेशन के लिए बढ़िया है, ये आपका सिर्फ प्रेजेंटेशन और डिस्प्ले करने के लिए बढ़िया है। ज्यादा फ्लेक्सिबल और यूजर फ्रेंडली है, ये इजी है और सिंपल है। एग्जाम्पल कैट सॉफ्टवेयर, वीडियो गेम और गूगल मैप्स। इसमें टीवी डिस्प्ले, प्रेजेंटेशन स्लाइड और प्रिंटेड इमेजेस वेक्टर ग्राफिक्स एग्जाम्पल है। क्लियर है?
ये दोनों डिफरेंस इसलिए डाले क्योंकि पूछता है कभी कभी। अब बात करते हैं सीआरटी। अरे सीआरटी का वाला वीडियो देखे थे ना आप लोग? मतलब हमको लगता है वो वीडियो में बता ही रखे हैं कि देखो सीआरटी में एक कंट्रोल पिन होता है, एक तरह से इलेक्ट्रिसिटी, फिर उसके ऊपर आता है बेस। इस बेस पे ये कैथोड कुछ लाइन वगैरह लगा होता है जिसके अंदर से इलेक्ट्रॉन फेंकाते रहता है। तो इसको इलेक्ट्रॉन गन भी बोलते हैं, ठीक है, क्लियर। इसको इलेक्ट्रॉन गन भी बोलते हैं। एक तरह से कैथोड होता है, इससे इलेक्ट्रॉन निकलते रहता है जैसे इसको करंट पास करते हैं। तो अब इलेक्ट्रॉन गन है, इसके आगे कुछ कंट्रोल ग्रिड वोल्टेज है, वोल्टेज कंट्रोल करने का। सबसे मेन हीरो यही तीन, मतलब चार चीजें मेन हीरो है। एक आपका इलेक्ट्रॉन गन, ठीक है, इलेक्ट्रॉन गन के बाद आपका फोकसिंग सिस्टम। इलेक्ट्रॉन गन से इलेक्ट्रॉन निकलता है, फोकसिंग सिस्टम इलेक्ट्रॉन को एकदम फास्ट और सीधा बना देता है। और फोकसिंग सिस्टम के बाद आता है आपका ये डिफ्लेक्शन सिस्टम। थर्ड मेन इंपॉर्टेंट क्या है? डिस्फ्लेक्शन सिस्टम। डिस्फ्लेक्शन सिस्टम ऊपर नीचे दो प्लेट रहता है। इसका अगर ऊपर वाले का वोल्टेज बढ़ेगा तो जो ये इधर इसके बीच से इलेक्ट्रॉन बीचों बीच से पास हो रहा है ये थोड़ा सा ऊपर की ओर खिंचाएगा। अगर नीचे वाले का वोल्टेज बढ़ेगा तो थोड़ा नीचे की ओर खिंचाएगा। बट सिर्फ ऊपर नीचे खींचने से काम नहीं होगा। मान लीजिए अगर बीचों बीच स्क्रीन पे आ रहा है तो ऐसे थोड़ी कि सिर्फ ऊपर या नीचे करना है, हो सकता है कि लेफ्ट या राइट भी लेना होगा। तो उसके लिए इन दोनों साइड भी, लेफ्ट या राइट में भी आप समझिए दो प्लेट लगा हुआ रहता है। अगर इस वाले का वो बढ़ेगा वोल्टेज तो इलेक्ट्रॉन थोड़ा सा इसकी तरफ खींचा जाएगा, अगर इसका कुछ बढ़ेगा वोल्टेज बढ़ाएंगे तो इसकी तरफ खींचा जाएगा। क्या ये बात समझ में आया? अब कैसा इमेज दिखाना है वो इन प्लेट्स को कंट्रोल करके आप कर सकते हैं, ठीक है, इन प्लेट्स को कंट्रोल करके। तो इलेक्ट्रॉन गन से इलेक्ट्रॉन निकलता है, कंट्रोल गेट वोल्टेज कंट्रोल करता है, फोकसिंग सिस्टम उसको फास्ट और एक स्ट्रेट लाइन पे ले आता है। डिफ्लेक्शन सिस्टम दो होते हैं, एक एक्स वाई। जो ऊपर नीचे लगा होता है उसको बोलते हैं वाई डिफ्लेक्शन, और जो लेफ्ट राइट लगा होता है उसको बोलते हैं एक्स डिफ्लेक्शन। इसको हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन भी बोलते हैं एक्स डिफ्लेक्शन को, और वाई डिफ्लेक्शन को वर्टिकल डिफ्लेक्शन भी बोलते हैं। क्लियर है? और सबसे लास्ट और मेन हीरो जिसको बोलते हैं फॉस्फोर कोटेड स्क्रीन। मतलब जो ये स्क्रीन होता है ये क्या होता है? मतलब ये जो कंप्यूटर का स्क्रीन है, अगर मान लीजिए पीछे से यहाँ पे इलेक्ट्रॉन गन लगा हुआ है, ठीक है, और यहाँ पे फॉस्फोर कोटेड स्क्रीन है, तो यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन पास हो रहा है इस फॉस्फोर कोटेड स्क्रीन पे हिट करेगा, और जहां पे हिट करेगा वहां पे क्या होगा? थोड़ी देर के लिए रोशनी होगा या उजाला होगा, ठीक है। अब ये जो उजाला हुआ है ये थोड़ी थोड़ी देर में चला जाता है, तो इसीलिए क्या करते हैं, एक सेकंड में अगर किसी एक जगह पे पॉइंट दिखा रहा है तो एक सेकंड में 30 बार फटाफट फटाफट 30 इलेक्ट्रॉन मार दें ताकि वहां पे कलर दिखता रहे। क्या ये बात समझ में आया? सबसे बेस्ट पुराना डिस्प्ले का टेक्नोलॉजी था। वर्किंग क्या था? इलेक्ट्रॉन गन बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन जनरेट करता है, कंट्रोल गेट क्या करता है? बीम का इंटेंसिटी ब्राइटनेस एडजस्ट करता है, फोकसिंग सिस्टम क्या करता है? शार्प एंड फास्ट बनाता है बीम को, और डिफ्लेक्शन सिस्टम क्या करता है? हॉरिजॉन्टली या वर्टिकली, मतलब ऊपर या नीचे कहां जाना है ये कंट्रोल करता है। और बीम फॉस्फोर कोटेड स्क्रीन पे बनता है, और जिससे कि मतलब सॉरी बीम स्ट्राइक करता है या हिट करता है फॉस्फोर कोटेड स्क्रीन पे, और उससे एक इमेज बन जाता है। अब बात करते हैं रास्टर स्कैन और वेक्टर स्कैन डिस्प्ले। हाँ क्या? वर्किंग में इतना लिखेंगे तो काफी है। ना ना काफी तो नहीं है, आप और डिटेल में लिख सीखेंगे तो मतलब देखिए रियलिटी में तो इतना ही काफी है, बट आप इसको जितना, अब इलेक्ट्रॉन गन जनरेट्स इलेक्ट्रॉन्स, अब इसको और लंबा लिखने का बहुत सारा तरीका है, ठीक है। देयर इज अ कैथोड, देयर इज अ कंपोनेंट मेड ऑफ कैथोड which continuously generates electron beams। क्या क्या क्या? जैसे कि उसमें जो कंपोनेंट है सबका वर्किंग उसको डिफाइन करने की क्या क्या वर्क करता है। हाँ बस उतना ही काफी है, ठीक है, और कुछ नहीं करना है। अब एक चीज हम ये बताए ना, ये नोट्स में नहीं लिखा हुआ बट डीके प्रोसेस अभी बता दिया। डीके प्रोसेस क्या होता है? DECAY डीके प्रोसेस होता है कि जब भी इलेक्ट्रॉन बीम हिट करता है, तो ये नोट में आप ऐड कर सकते हैं कि व्हेनेवर इलेक्ट्रॉन बीम हिट्स टू द फॉस्फोर कोटेड स्क्रीन इट इवेंचुअली, आप क्या बोल सकते हैं, डीकेज। डीकेज मतलब इवेंचुअली क्या होता है, थोड़े टाइम बाद ये धुंधला हो जाता है या गायब हो जाता है। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, वी यूज द कॉन्सेप्ट ऑफ रिफ्रेश रेट वेयर वी फायर like where we fire 30 to 60 electrons per second on a particular point where we want to draw a point। मतलब एक जगह पे ही 30 से 60 बार तक जनरली हम लोग इलेक्ट्रॉन्स फायर करता है, डिपेंडिंग अपन देखिए जिसका जो एक सेकंड में 60 बार फायर करता होगा उसका पिक्चर क्वालिटी काफी अच्छा रहता होगा,
रिफ्रेश रेट ज्यादा अच्छा रहता होगा, उस पर कुछ मूवीज अगर चलेगा, कुछ मूवमेंट वगैरह होगा तो काफी अच्छा होगा। और नहीं तो क्या होगा, अभी जैसे आपको ब्लर होता दिख रहा है ना, सब ब्लर वगैरह होगा। तो रास्टर स्कैन और वेक्टर स्कैन की बात करते हैं, ठीक है। देखो, जो ये स्क्रीन था ना टीवी वाला, इस पे अगर आपको एक मान लीजिए फोटो दिखाना है या हमको दिखाना है, उसका दो टेक्निक था, ठीक है, दो टेक्निक था। पहला था रास्टर स्कैन और दूसरा था वेक्टर स्कैन। जो रास्टर स्कैन है वो रास्टर ग्राफिक्स के लिए है, और वेक्टर स्कैन से जनरली वेक्टर ग्राफिक्स दिखाया जा सकता है। तो रास्टर स्कैन में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन बीम स्कैन्स द इंटायर स्क्रीन लाइन, लाइन बाय लाइन, मतलब पूरे स्क्रीन को लाइन बाय लाइन स्कैन करता है। कि मान लीजिए ये पहले ये वाला की लाइन करेगा, फिर इस वाले लाइन में जो जो पॉइंट है, जो जो कलर दिखाना है दिखाएगा, इस लाइन को, इस लाइन को, इस लाइन को, इस लाइन को, ऐसे सबको एक एक करके स्कैन करेगा। और जहां पे भी उसको कोई पिक्सल प्लॉट करने की जरूरत है वहां पे वो पिक्सल प्लॉट करेगा। क्या ये बात समझ में आया? हेलो, गुड। Yes, जबकि sir. इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन बीम ड्रॉज ओनली ऑन द रिक्वायर्ड लाइन। यहाँ पे ड्रॉ में डी पता नहीं दो बार है। तो जैसे इसको एक रेक्टेंगल बनाना था, आप देख रहे हैं रेक्टेंगल बनाना है, तो यहां से शुरू किया, ठीक है, यहां से शुरू किया, ऐसे गया, ऐसे गया, और इस पूरे बाकी सब में इसको क्या कलर है, खाली करना नहीं करना, इससे इसको कोई मतलब नहीं है। क्या ये बात समझ में आया? ये जो रेक्टेंगल इसको बनाना था, यहां से बनाना था, मतलब यहां से बनाना था, तो यहां से शुरू किया, ऐसे किया, ऐसे करके चल गया। इलेक्ट्रॉन बीम का एक तरह से टॉर्च की तरह समझिए, उधर से फायर होता। और जबकि अच्छा एक काम करिए, अगर ये रास्टर होता ना तो क्या करता, यहां से ऐसे ऐसे जाता, कुछ नहीं करना, कुछ नहीं, कुछ नहीं, यहाँ पे कुछ करना है, फिर ऐसे ऐसे कुछ नहीं करना, कुछ नहीं करना है, यहाँ पे कुछ करना है, फिर इस लाइन को क्रॉस किया, नेक्स्ट लाइन आया, यहाँ पे कुछ नहीं करना है, यहाँ पे कुछ करना है, फिर नेक्स्ट लाइन पे आया तो अच्छा, एक सॉरी मिस्टेक कर गए हम। देखिए ये कैसे रास्टर वाला बनाएगा, ऊपर पहला लाइन को स्कैन करे, यहाँ पे कुछ नहीं करना, दूसरी बार जब कर रहा है तो यहाँ पे कुछ करना है, फिर तीसरी लाइन में जब आ रहा है तो इसको पता है कि यहाँ यहाँ पिक्सल बनाना है, फिर ये नेक्स्ट लाइन पे आ रहा है तो यहाँ यहाँ बनाना है, फिर नेक्स्ट लाइन को स्कैन कर, मतलब यहाँ पे आया तो एक स्कैन करते हुए यहाँ पहुंचे, यहाँ बनाना है, फिर यहाँ पे आया तो इसको पता है यहाँ बनाना है, यहाँ बनाना है, यहाँ बनाना है, यहाँ बनाना है, यहाँ बनाना है। तो इस तरह से ये बनेगा। और फिर ये बना भी लेगा ना, फिर भी नीचे स्कैन करेगा कि और कुछ तो आगे हमको नहीं करना। क्या ये बात समझ में आया? अगर ये रास्टर वाला होता तो रास्टर वाले में पूरे लाइन को स्कैन किया जाता है, जबकि वेक्टर में क्या है आपका, अगर मान लीजिए हमको सर्कल यहां से यहां तक बनाना है तो बना दिया कि इस कोऑर्डिनेट पे बनाया तो डायरेक्टली। हाँ, तो वेक्टर मतलब ऐसा समझिए जितना एरिया में काम कर रहे हैं उसी एरिया में घुमाएंगे। ऐसा समझिए आपके हाथ में एक टॉर्च है, अगर आपको आगे एक सर्कल बनाना है या फिर एक रेक्टेंगल बनाना है, तो एक तो ऑप्शन है कि जहां से रेक्टेंगल बनाना शुरू करना है उस पॉइंट से शुरू करें और टॉर्च ऑन करके डायरेक्टली ऐसे करके घुमा दें। दूसरा ऑप्शन है कि हम क्या करें, पूरा जितना बड़ा डिस्प्ले है सब पे टॉर्च घुमाएंगे और जहां पे पिक्सल देना होगा वहां पे टॉर्च ऑन कर देंगे, और जहां पे पिक्सल नहीं देना है वहां पे टॉर्च बंद में घुमाएंगे। क्या ये बात समझ में आया? इस तरह से दोनों काम करता है। पिक्सल्स का यूज करता है इमेजेस बनाने के लिए, ये वेक्टर लाइंस का यूज होता है। फील्ड इमेजेस रियलिस्टिक इमेज के लिए बढ़िया है। ये आपका 3D सॉफ्टवेयर, सॉरी मतलब कंप्यूटर वाला जो ड्राइंग्स है, डिजाइन है, इंजीनियरिंग का डिजाइन है, उसके लिए बढ़िया है। इसमें मेमोरी ज्यादा चाहिए, फ्रेम बफर चाहिए, हर फ्रेम का एक डाटा होता है और हर फ्रेम को थोड़ी थोड़ी देर में अपडेट करना होता है। इसमें मेमोरी कम रिक्वायर्ड है क्योंकि आपको सिर्फ कुछ ही नंबर ऑफ पिक्सल्स का इक्वेशन चाहिए और वहां से वो ऑटोमेटिकली कैलकुलेट करके पोजीशन कर देता है। इसमें इमेज क्वालिटी ज्यादा कम होता है क्योंकि पिक्सल स्ट्रक्चर है, इसमें बहुत स्मूथ और शार्प इमेज दिखता है। टीवी एलसीडी मॉनिटर के लिए यूज होता है ये कैट सिस्टम, ये क्या लिख दिया, ऑस्किलोस्कोप्स, अरे एक्सरे वगैरह लिख दीजिए, एक्सरे वगैरह में यूज होता है। अब बात करते हैं दो मेन इंपॉर्टेंट टेक्निक का, बीम पेनेट्रेशन और शैडो मास्क। अब देखिए ये जो वेक्टर और रास्टर स्कैन था, ये वेक्टर और रास्टर स्कैन आपका इमेज दिखाने का दो टेक्निक था। अगर कोई सर्कल या कोई रेक्टेंगल दिखाना है तो उसके लिए दो ऑप्शन है, या तो वेक्टर स्कैन के साथ, सॉरी रास्टर स्कैन के साथ जाइए, नहीं तो वेक्टर स्कैन के साथ जाइए। वहीं पे बीम पेनेट्रेशन में क्या होता है, सॉरी बीम पेनेट्रेशन है शैडो मास्क। आपसे पूछेगा ना एक्सप्लेन कलर्ड सीआरटी, मेरे मेरे जब एग्जाम था तो एक पूछा था कलर्ड सीआरटी क्या होता है। तो कलर्ड सीआरटी का मतलब होता है वैसा सीआरटी जिसमें अलग अलग कलर दिखाए जाने की बात है, मतलब सिर्फ एक ब्लैक व्हाइट नहीं दिखेगा, कलर दिखेगा।
तो कलर सीआरटी को कलरफुल बनाने का दो टेक्निक है, एक है बीम पेनिट्रेशन। क्या मतलब कुछ पूछ रहे हैं? हाँ, दो तरह का होता है, एक नॉर्मल सीआरटी होता है, एक कलर्ड सीआरटी होता है। तो कलर्ड सीआरटी में दो डिफरेंट टेक्निक हम एक एक करके बताते हैं। पहला है बीम पेनिट्रेशन। बीम पेनिट्रेशन क्या करता है आपका, इज कलर डिस्प्ले टेक्निक यूज्ड इन रैंडम स्कैन। देखो, जो ये रैंडम स्कैन पढ़े थे ना, दूसरा वाला, इसके साथ कौन जाएगा, बीम पेनिट्रेशन वाला। और इसके साथ जो आपका शैडो मास्क है, हमको लगता है इसको पहले लिखना चाहिए था, बीम पेनिट्रेशन को, ये सॉरी शैडो मास्क को, क्योंकि इससे रिलेटेड था रेस्ट ऑफ इट। क्या ये बात समझ में आया? जो ये फॉर्मूला का ही मतलब क्या बोलते हैं, ऐसे करके जो बनाता था, इसके साथ कौन सा वाला जाएगा, बीम पेनिट्रेशन। जनरली इसी के साथ यूज होता है। अब ये बीम पेनिट्रेशन काम कैसे करता है, द स्क्रीन इज कोटेड विथ 2 फॉस्फोर लेयर। स्क्रीन पे फॉस्फोर का 2 लेयर बनाया जाता है। पहला लेयर होता है आपका, बाहर वाला होता है ग्रीन लेयर, और अंदर वाला रेड लेयर। मतलब ऐसा समझिए, ये ग्रीन लेयर और इसके अंदर एक रेड पर्दा भी होगा। क्या ये बात समझ में आया? जस्ट इमेजिन कीजिए, जो ग्रीन पर्दा है इसके पीछे एक रेड पर्दा भी है। मतलब ये फॉस्फोर का ग्रीन कोटिंग है, इसी पर्दे के पीछे है, जो आपको दिखेगा नहीं, वो रेड है। तो अगर पीछे से जो इलेक्ट्रॉन आ रहा है, मान लीजिए इलेक्ट्रॉन गन से जो पीछे से इलेक्ट्रॉन आ रहा है, ये तो दिख ही नहीं रहा है, हाथ से दिखाता है। मान लीजिए इमेजिन कीजिए, ये हाथ है, इस पर्दे के पीछे एक रेड पर्दा है, उसके पीछे एक इलेक्ट्रॉन गन है जिससे कि इलेक्ट्रॉन आ रहा है। तो अगर वो पूरा इंटेंसिटी से हिट करेगा, मतलब बहुत तेजी से अगर इलेक्ट्रॉन आएगा, तो इस ग्रीन वाले तक पहुंचेगा और पूरा ग्रीन कलर ग्लो होगा। बट अगर बहुत स्लो आएगा तो वो क्या होगा, रेड वाले तक ही पहुंच पाएगा, और रेड वाला ही मतलब एक तरह से ग्लो होगा और रेड कलर दिखेगा। क्या ये बात समझ में आया? ये कंप्लीटली डिपेंड करता है स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन बीम पे। अगर इलेक्ट्रॉन बीम पूरा तेजी से आया तो ग्रीन तक पहुंचेगा, आगे वाले पर्दे तक, और ये वाला दिखेगा। ऐसा समझो पीछे से गोली चल रहा है, ठीक है, और बहुत तेजी में गोली आएगा तो ग्रीन वाले पे दिखेगा। अगर उसके पीछे आएगा तो, अच्छा एक चीज है, मान लीजिए ग्रीन के पीछे वाला रेड दिखता कैसे है, वो इसलिए दिखता है क्योंकि ये तो ग्लो नहीं हुआ, इस पे तो इलेक्ट्रॉन हिट नहीं हुआ, बट उस पे इलेक्ट्रॉन लगा है, तो वो पीछे रेड वाला ग्लो होगा। ठीक है, तो एक चीज है, स्लो इलेक्ट्रॉन बीम से रेड कलर बनता है, और अगर स्पीड आएगा फास्ट में तो उससे बाहर वाले तक हिट करेगा, वो ग्रीन वाले को ग्लो कराएगा। मीडियम स्पीड से ऑरेंज या येलो बन सकता है। ऑरेंज या येलो मतलब, अगर मान लीजिए रेड से थोड़ा ही आगे बढ़ा है तो ऑरेंज बनेगा, और रेड से लगभग लगभग ग्रीन तक पहुंच चुका है तो येलो आएगा। ठीक है, इसका एडवांटेज क्या है, सिंपल है और इनएक्सपेंसिव, मतलब कम खर्च में बन जाता है। सिर्फ फॉस्फोर का 2 को कोटिंग लगाना है। क्या ये बात समझ में आया? अरे 2 बार फॉस्फोर प्लेट बनाना है, एक बार ग्रीन प्लेट और एक बार उसके पीछे रेड प्लेट। अब इलेक्ट्रॉन बीम का स्पीड कंट्रोल करना है और उससे तुरंत हो जाता है। पिक्चर क्वालिटी काफी अच्छा होता है, वेक्टर ग्राफिक्स के लिए अच्छा है। डिसएडवांटेज क्या है, सबसे बड़ा डिसएडवांटेज 4 ही कलर, या तो लाल होगा, नहीं तो हरा होगा, नहीं तो ऑरेंज, नहीं तो येलो, और नॉट सुटेबल फॉर हाई क्वालिटी ग्राफिक्स। अब मेरा फोटो दिखाना होगा, मैं हम भूरा कलर का टी शर्ट पहना है, मेरा फेस काला है, तो हम इसे दिखाने के लिए ये वाला यूज नहीं कर सकते। क्या ये बात समझ में आया? हाई वाला यूज नहीं हो सकता। इसी का दूसरा तरीका, दूसरा भाई है शैडो मास्क टेक्निक। शैडो मास्क टेक्निक बोलता है कि हर पिक्सल में ना 3 गो डॉट बनाओ। जो ये पिक्सल है ना, मान लीजिए अगर ये पिक्सल है, तो हर पिक्सल में 3 ठो डॉट बनाओ। 3 डॉट, ये आर कलर का, ये जी कलर का, और बी कलर का। क्या ये बात समझ आया? और पीछे 3 को गन लगाओ, पीछे 3 को गन लगाओ, इलेक्ट्रॉन का 3 गन होगा। क्या ये बात समझ में आया? शैडो मास्क टेक्निक में हर पिक्सल में 3 ठो डॉट बना होता है, लाल डॉट, पीला, और लाल डॉट, हरा डॉट और नीला डॉट, और पीछे गन भी 3 ठो है। तो क्या करता है कि कभी रेड गन पूरा इंटेंसिटी से इलेक्ट्रॉन फायर किया, ग्रीन वाला थोड़ा कम से, ब्लू वाला भी मान लीजिए पूरा तेज से किया, तो उसके कॉम्बिनेशन के हिसाब से हर पिक्सल के लिए लगभग बहुत सारा कलर्स बनाया जा सकता है। क्या ये बात समझ में आया? कभी कभी ऐसा समझो, आपको हम हर हर पॉइंट बनाने के लिए तीनों कलर का पेंट दे दे, तो आप क्या करिएगा, लाल तनका लगा दिए, ग्रीन थोड़ा ज्यादा लगा दिए, ब्लू थोड़ा कम या ज्यादा लगाएंगे, तो उससे डिफरेंट डिफरेंट कलर बनाया जा सकता है। क्या ये बात समझ में आया? अगर हम आपको 3 कलर दे दे और तीनों का कंट्रोल दे दे,
कि आप रेड को बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं, ग्रीन का मात्रा भी बढ़ाया घटा सकते हैं, ब्लू का मात्रा भी बढ़ाया घटा सकते हैं। तो ऑब्वियसली आप क्या कर पाएंगे, हर कलर जनरेट कर पाएंगे, ना कि पिछले वाले जैसा जहां लाल, पीला, हरा, ऑरेंज, उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं होता। यहाँ पे मल्टीपल कलर आपको मिल जाता है। तो शैडो मास्क वो डिस्प्ले टेक्निक है जो रास्टर स्कैन ग्राफिक्स में यूज होता है। अब ध्यान रखना, जो ये वाला था शैडो मास्क, आप देखे होंगे रास्टर वाला में यूज होता है, जो लाइन बाय लाइन करता था ना काम, मतलब ऐसे हर पिक्सल को एक एक करके, अरे दूसरा कलर, हर पिक्सल को एक एक करके ऐसे ऐसे जो कर रहा था स्कैन, इसके साथ आपका यूज होगा कौन सा, शैडो मास्क टेक्निक। ये यूज करता है 3 इलेक्ट्रॉन गन से, RGB। A metal shadow mask ensures that each electron beam strikes only its corresponding phosphor dot। अब यहाँ पे देखिए, हम बोले थे ना हर पिक्सल में 3 ठो फॉस्फोर डॉट बना होता है, रेड, ग्रीन और ब्लू, ठीक है। द इंटेंसिटी ऑफ RGB बीम्स, मिलियंस ऑफ कलर्स कैन बी प्रोड्यूस। इससे मतलब बहुत सारा मिलियंस ऑफ कलर बनाया जा सकता है। एडवांटेज क्या है, बहुत ज्यादा वाइड रेंज ऑफ कलर, मतलब बहुत सारा कलर ऑप्शंस मिलता है। हाई क्वालिटी रियलिस्टिक इमेज बनाया जा सकता है। कलर टीवी जो आप देखे थे, कलर CRT मॉनिटर देखे तो उसमें यही यूज होता था। डिसएडवांटेज, एक्सपेंसिव है बीम पेनिट्रेशन से, क्योंकि हर पिक्सल पे आपको 3 डिटेल में एक मेटल लगाना पड़ता था, फिर उसका 3 अलग अलग फॉस्फोर डॉट बनाना पड़ता था। पावर बहुत ज्यादा लेता है क्योंकि 3 इलेक्ट्रॉन बीम यूज हो रहा है, और स्ट्रक्चर इज मोर कॉम्प्लेक्स, बहुत ज्यादा इसको मैन्युफैक्चर करना कॉम्प्लेक्स है। क्या ये बात समझ में आया? कितना देर में, 10 मिनट हो गए। अब बात करते हैं इसका डिफरेंस का। तो बीम पेनिट्रेशन जो है रैंडम स्कैन डिस्प्ले के साथ यूज होता है। रैंडम स्कैन मतलब वही फॉर्मूला वाला जो था, फॉर्मूलाज का यूज करके चलता था वो। ये आपके रास्टर स्कैन में जो पिक्सल पिक्सल वाला चलता है उसके साथ यूज होता था। इसमें 2 फॉस्फोर कोटेड स्क्रीन होता है, रेड और ग्रीन। इसमें 3 फॉस्फोर कलर्स यूज किया जाता है, मतलब हर पिक्सल में क्या किया जाता है, 3 अलग अलग डॉट बनाया जाता है, रेड, ग्रीन, ब्लू। इसमें 1 इलेक्ट्रॉन गन होता है, इसमें 3 इलेक्ट्रॉन गन होता है। ये क्या करता है, कलर्स कैसे बदलता है, स्पीड इलेक्ट्रॉन का चेंज होगा उसके हिसाब से। जबकि इसमें क्या है, इंटेंसिटी ऑफ RGB इलेक्ट्रॉन बीम, यानी रेड इलेक्ट्रॉन बीम का अगर इंटेंसिटी ज्यादा है, मतलब बहुत ज्यादा ब्राइट मारा है, तो वो कंट्रोल ग्रिड के हिसाब से कंट्रोल होता है। तो अगर बहुत ब्राइट मारा है रेड और ग्रीन और ब्लू बहुत कम है, तो इमेज मैक्सिमम है कि बहुत रेडिश दिखेगा, रेड कलर का पिक्सल आएगा। तो इसमें क्या है, 4 से 7 कलर लिख दिया, पता नहीं कैसे वैसे, बट ये 3 से 4 लिखिए, आप 3 से 4 लिखिए, रेड, ग्रीन और जनरली ऑरेंज या येलो, बस यही 4 लिखिएगा तो ज्यादा अच्छा। इससे मिलियंस ऑफ कलर बन सकता है। पिक्चर क्वालिटी बहुत लोअर होता है, मतलब बहुत ज्यादा शार्प लाइन नहीं दिखेगा, पिक्सल पिक्सल हो सकता है। इसमें क्या है, बहुत ज्यादा वो होता है, हाई पिक्चर क्वालिटी दिखेगा, ठीक है। कंस्ट्रक्शन इज सिंपल। अच्छा, वो इसका बनाना बीम पेनिट्रेशन को बहुत सिंपल है, 2 कोट फॉस्फोर का कोटिंग कर दीजिए, हो गया। इसमें बहुत कॉम्प्लेक्स है, हर पिक्सल लेवल पे आपको क्या करना होता है, 3 डॉट फॉस्फोर डॉट बनाना होता है। तो ये वेक्टर डिस्प्ले सिस्टम में यूज होता है, और ये कलर्ड CRT वगैरह में यूज होता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट, अपना सबसे इंपॉर्टेंट थर्ड क्वेश्चन। आज 3 ही करेंगे, बाकी हम लोग कल फिर देखेंगे, ठीक है। वीडियो का मतलब होता है विजुअल डिस्प्ले यूनिट्स या विजुअल डिस्प्ले डिवाइसेस। 4 इसमें हम लोग देखने वाले, LCD, LED, OLED और DVST। LCD का फुल फॉर्म है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, और LED का है क्या होता है, LED, लिक्विड, और E से कुछ होता था, लिक्विड। D का तो डायोड होता है, ठीक है, और E, अच्छा यही है ना, एमिटिंग डायोड। और OLED है, OLED क्या, ठीक है, यही बता रहे थे। हाँ, OLED में O का मतलब होता है, हाँ, जो LED था ना उसके आगे ऑर्गेनिक लगा दीजिए, ऑर्गेनिक लाइट एमिटिंग डायोड। और लास्ट है DVST, जिसको हम लोग बोलते हैं डायरेक्ट व्यू स्टोरेज ट्यूब, वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट। CRT का ही एक तरीका है, बस ऐसा समझिए। डायरेक्ट व्यू स्टोरेज ट्यूब में क्या होता है, अगर एक सर्कल दिखाना है तो एक पीछे प्लेट बना लिया जाता है, और पहली बार वो प्लेट पे उतना एरिया को कवर कर दिया जाता है, या फिर सॉरी, उतना ही एरिया को ओपन किया जाता है जितना दूर में सर्कल बनाना है, बाकी एरिया कवर कर लिया। और सब पे, एक मिनट, प्लेटफॉर्म में आएगा। अच्छा, पहली बार क्या किया जाता है कि ऐसा फ्रेम बना लिया जाता है जिसमें जितना एरिया को सर्कल बनाना है उतना खाली रहे और बाकी कवर्ड हो जाए, और बाद में इलेक्ट्रॉन बीम
ब्लाइंडली उस पर फायर किया जाता है कि जितना तो सर्कल है उसी पे जाता रहे। इस पे बारे में भी बात करेंगे डीवीएसटी पे। सबसे पहले देख लेते हैं वीडियो क्या है। वीडियो एक ऐसा आउटपुट डिवाइस है कंप्यूटर का जिससे आप ग्राफिक्स दिखा सकते हैं। डिफरेंट डिस्प्ले टेक्नोलॉजीज यूजेस डिफरेंट क्वालिटी पावर एप्लीकेशन। अब हर डिस्प्ले टेक्नोलॉजी जो है सबका क्वालिटी अलग है, पिक्चर क्वालिटी किसी का अच्छा है किसी का बुरा है, पावर कंजम्पशन किसी का कम है किसी का ज्यादा है, एप्लीकेशन किसी का मान लीजिए मेडिकल में है तो किसी का फिल्म देखने में है। बात करते हैं सबसे पहला एलसीडी, लिक्विड क्रिस्टल डायोड, सॉरी लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। तो ये क्या करता है, लिक्विड क्रिस्टल मॉलिक्यूल्स का यूज करता है जो दो ग्लासेस के बीच में रखा हुआ है। These crystals do not produce light themselves। अब जो इसके अंदर क्रिस्टल रखा हुआ है एक तरह से मतलब पत्थर जैसा कुछ है, जो रखा हुआ है वो लाइट नहीं बनाता है। सो अ बैक लाइट इज यूज्ड टू डिस्प्ले इमेजेस। एलसीडी आर थिन लाइट वेट एंड कंज्यूम लेस पावर देन सीआरटी मॉनिटर। एलसीडी क्या है, बहुत हल्का होता है, बहुत कम पावर लेता है सीआरटी मॉनिटर से। क्या ये बात समझ में आया? अब इसका वर्किंग के बारे में ज्यादा आप नहीं समझ सकते, बट ऐसा समझिए अलग अलग क्रिस्टल होता है और पीछे से इस पे लाइट मारा जाता है, तो जिस क्रिस्टल पे लाइट आएगा उस क्रिस्टल को ग्लो किया जाएगा। एडवांटेज क्या है, सॉरी एडवांटेज है पावर कम लगता है, थिन है, लाइट वेट है। इसको हम लोग फ्लैट पैनल डिस्प्ले भी बोलते हैं। अगर एग्जाम में पूछता है कि फ्लैट पैनल डिस्प्ले क्या होता है, तो फ्लैट पैनल जिसका पीछे का पैनल फ्लैट हो। आप देखते होंगे सीआरटी में पीछे हडिम्बा जैसा निकला हुआ रहता है, पुराने टीवी में होता था क्या, पीछे निकला रहता था। और फ्लैट पैनल डिस्प्ले वो है जिसका पीछे मतलब एक प्लेन फ्लैट जैसा होता है, मतलब आप बोल सकते हैं स्लेट जैसा दिखता है। नॉर्मल एलईडी एलसीडी जो आजकल का टीवी वो फ्लैट पैनल डिस्प्ले होता है। तो एग्जाम में एलसीडी एलईडी ना पूछ के ये भी पूछ सकता है एक्सप्लेन डिफरेंट फ्लैट पैनल डिस्प्लेस। तो उस केस में भी आपको वही लिखना है कि वैसा डिस्प्ले सिस्टम जिसमें पीछे जो है फ्लैट होता है। अब इसका एग्जांपल एलसीडी और एलईडी है। तो डिसएडवांटेज है कि इसमें व्यूइंग एंगल का दिक्कत होता है। देखिए एलसीडी जो होता है ना वो थोड़ा सा आप देखते होंगे पुराने जमाने का जो टीवी होता था बीच में थोड़ा उभड़ा रहता था और साइड साइड से झुका हुआ रहता था, थोड़ा सा गोलाई रहता था। जबकि अभी का देखेंगे मॉडर्न टीवी जो होता है पूरा फ्लैट होता है। तो इससे क्या होता है कि आप जब साइड से ऐसे टीवी देखने की कोशिश करेंगे तो दिक्कत होता है। पुराने जमाने में क्या होता था, पूरा फैमिली अगर थोड़ा इधर उधर भी होकर बैठा है तो उसको भी टीवी दिख जाता था, सही से क्लियर दिखता था। बट अभी के जमाने में आप डिस्प्ले को थोड़ा इधर से देखेंगे तो नहीं दिखेगा। तो इसको बोलते हैं व्यूइंग एंगल क्या है, कम होता है फ्लैट पैनल में या जनरली एलसीडी एलईडी सब में। लोअर कॉन्ट्रास्ट देन ओएलईडी। आगे जो आप ओएलईडी देखें उससे कॉन्ट्रास्ट बहुत कम है। बैकलाइट इज रिक्वायर्ड, पीछे एक लाइट रिक्वायर्ड है जो ग्लो करता है। और आप एलसीडी को कुछ ऐसा समझ लो कि मतलब पीछे कोई लाइट है जो उसके हिसाब से ग्लो कर रहा है। अब बात करते हैं एलईडी। एलईडी क्या है, इंप्रूव्ड वर्जन ऑफ एलसीडी है। एलसीडी से देखिए ऐसे याद रखो, एलसीडी से इंप्रूव करके क्या बनाया गया, एलईडी। और एलईडी से इंप्रूव करके क्या बनाया गया, ओएलईडी। तो इस ऑर्डर को सीरीज को ध्यान रखेंगे। इट यूजेस एलईडी एज बैकलाइट इंस्टेड ऑफ फ्लोरेसेंट लैंप्स। एलईडी डिस्प्लेज प्रोवाइड बेटर ब्राइटनेस, कॉन्ट्रास्ट एंड इफेक्टिव एनर्जी एफिशिएंसी। अब बोल रहा है कि इसमें ना जो पीछे जो था, आप यहाँ पे बैकलाइट जो नॉर्मल कोई भी लाइट होता था दूसरा लाइट ना यूज करके, हर लाइट की जगह पे आपको एलईडी लाइट्स का यूज किया गया। एलईडी लाइट को यूज करने से क्या हुआ, लाइट एमिटिंग डायोड, मतलब ऐसा समझिए एक डायोड है जो कि लाइट एमिट कर सकता है या नहीं करेगा, ठीक है। तो इससे क्या मिला, ब्राइटनेस ज्यादा मिला, कॉन्ट्रास्ट रेशियो बहुत अच्छा मिला, मतलब कहीं एग्जैक्ट किसी जगह पे काला और उसके बगल में पूरा सफेद दिखाना है तो बहुत अच्छा दिखता था। एनर्जी एफिशिएंट था, लॉन्ग स्पैन था, एलसीडी से महंगा था और बैकलाइट इज स्टिल रिक्वायर्ड, एक बैकलाइट जरूर रिक्वायर्ड था, ठीक है। अब नेक्स्ट है ओएलईडी। इस सब के बारे में और डिटेल में पढ़ सकते हैं बट इतना भी लिख देंगे तो काफी है। ओएलईडी की बात करते हैं। ओएलईडी क्या है, ऑर्गेनिक मटेरियल से बना होता है जो कि लाइट एमिट करते हैं व्हेन इलेक्ट्रिक करंट इज पासेस। तो ऐसे मटेरियल से बना है जिसमें जैसे उसमें करंट पास करेंगे तो अपने आप ग्लो करने लगता है। ईच पिक्सल प्रोड्यूसेस इट्स ओन लाइट। हर पिक्सल अपने आप लाइट प्रोड्यूस करता है, इसमें कोई बैकलाइट रिक्वायर्ड नहीं है। रिजल्ट इज बेटर पिक्चर क्वालिटी एंड डिपेंड्स डीपर ब्लैक कलर्स। मतलब आपको अगर ओएलईडी डिस्प्ले अगर फोन में है तो आप देखेंगे जब वो ब्लैक होता है तो एक्चुअल में ब्लैक होता है। इसलिए बोला जाता है कि ओएलईडी डिस्प्ले जो है, अगर आपके कम फोन में ओएलईडी डिस्प्ले है और आप अगर डार्क मोड का ज्यादा यूज करते हैं तो आपका बैटरी बचता है, क्योंकि जो एलसीडी और एलईडी है उसमें एक बैकलाइट है जो हमेशा चलते रहता है और आगे उसका क्रिस्टल कंट्रोल करता है कि ये पिक्सल ग्लो करना है नहीं है, यानी पूरा बैकलाइट ऑलवेज ऑन रहता है तो हमेशा पावर कंज्यूम करता है। ओएलईडी में क्या है,
पीछे कोई बैकलाइट का कॉन्सेप्ट नहीं, हर पिक्सल इंडिविजुअली डिसाइड होता है कि उसको ग्लो करना है कि नहीं करना है। अगर नहीं कर रहा है तो वो बंद है, यानी कि पावर कंज्यूम ही नहीं कर रहा है। क्या ये बात समझ में आया? फोन में ओएलईडी डिस्प्ले या ओएलईडी टीवी जो होता है कम पावर लेता है, ठीक है। तो एडवांटेज क्या है? पिक्चर क्वालिटी एक्सीलेंट होगा, कॉन्ट्रास्ट रेशियो अच्छा होगा, व्यूइंग एंगल काफी अच्छा होगा। जो मॉडर्न फोन वगैरह है आप देखते होंगे, थोड़ा इधर से भी दिख जाता है, थोड़ा इधर से भी देखिए, उधर से देखिए, सब तरफ से बढ़िया दिख 9/14 हो गया दोस्त। थिन एंड फ्लेक्सिबल डिस्प्ले। अब फ्लेक्सिबल ये होता है कि थोड़ा सा मोड़ मार भी जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। एक्सपेंसिव बहुत ज्यादा है, लाइफ स्पैन बहुत एलईडी से कम है, स्क्रीन बर्न में अकर। स्क्रीन बर्न क्या होता है, थोड़ा सा ध्यान लीजिए। जब भी कोई एक सिंगल इमेज बहुत देर तक दिखता रहे, जब भी कोई सिंगल इमेज, मान लीजिए आप अपने डिस्प्ले पे एक पहाड़ का फोटो चला के और छोड़ दिए 4 दिन तक, अब 4 दिन तक हर पिक्सल एक सिंगल कलर में रहेगा ना, तो वो थोड़े टाइम बाद खराब हो सकता है। क्या ये बात समझ में आया? और उससे उसका मतलब हर पिक्सल का क्वालिटी एक बहुत टाइम बाद घटते रहेगा, समझे? तो एक सिंगल पिक्चर आप ध्यान देते होंगे, आपके कंप्यूटर में ये सेटिंग होगा कि क्या होता है, जब आप कंप्यूटर बहुत देर तक यूज नहीं करते वैसे ही छोड़ देते हैं, वो स्क्रीन सेवर मोड में चला जाता है। स्क्रीन सेवर मतलब क्या होता है, अपने आप कुछ पिक्चर आ जाता है और जो थोड़ी थोड़ी देर पे चेंज होते रहता है। ऐसा देखा है कि नहीं देखा है? अरे एलईडी टीवी, स्मार्ट टीवी जो होगा था उसमें भी होता है। अगर आप कुछ नहीं यूज कर रहे हैं टीवी को और ऐसे ही छोड़ दीजिएगा, तो वो अपने आप मतलब बंद नहीं होता, बट वो अपने आप कुछ लॉक स्क्रीन आ जाता है और कुछ कुछ दूसरा दूसरा इमेजेस दिखाने लगता है, थोड़ी थोड़ी देर पे चेंज होता है। उसको बोलते हैं स्क्रीन सेवर। तो स्क्रीन सेवर आपके फोन में, आपके लैपटॉप या कंप्यूटर में भी एक सेटिंग होगा जिसको ऑन कर सकते हैं, ऑफ कर सकता है। तो स्क्रीन बर्न क्या होता है कि वही, अगर एक इमेज बहुत देर तक दिखता रहे तो वो पिक्सल बर्न हो जा सकता है। नेक्स्ट बात करते हैं डीवीएसटी। डीवीएसटी में क्या होता है, सबसे इंपॉर्टेंट इसका सीआरटी से एक ही चीज एक्स्ट्रा, जिसको हम लोग बोलते हैं स्टोरेज ग्रिड या स्टोरेज ट्यूब। जिसपे क्या होता है कि फॉस्फोर कोटेड स्क्रीन से पहले एक स्टोरेज एरिया होता है, जिसपे मतलब ऐसा समझिए कहाँ पे इलेक्ट्रॉन दिखाना है, कहाँ पे इलेक्ट्रॉन नहीं दिखाना है, उसके हिसाब से कोटिंग बना लिया जाता है। और बाद में इलेक्ट्रॉन को ब्लाइंडली फायर करके, देखिए वहां पे बहुत एक होता है ना प्राइमरी गन और एक होता है फ्लड गन। तो नॉर्मल सीआरटी से इसमें डिफरेंस यही है, इसमें एक होता है प्राइमरी गन, एक होता है फ्लड गन। फ्लड गन क्या है? फ्लड गन ये होता है कि जब ये स्टोरेज ग्रिड पे कौन सा इमेज प्लान करना है, एक तरह से मैंने कि एक वो बना लेता है, क्या बोलते हैं, मोहर की तरह बना लेता है, स्टैंप की तरह, कि अगर एक सर्कल दिखाना है तो सर्कल का एरिया छोड़ के फ्लड गन बाकी पूरे एरिया को फ्लड कर देता है। और फिर बाद में जो प्राइमरी गन है वो नॉर्मली, अरे सॉरी गड़बड़, उल्टा बोल दिया। जो ये प्राइमरी गन है ये स्टोरेज ट्यूब पे डिसाइड करता है कि कितना एरिया को कवर करना है और कितना एरिया को रहने देना है। तो प्राइमरी गन क्या करता है, मैक्सिमम एरिया को कवर कर देता है और जो जहां पे इमेज दिखाना है उसको छोड़ देता है। और फ्लड गन क्या करता है, ब्लाइंडली फ्लड करता है। तो जो अनकवर्ड एरिया होता है उससे इलेक्ट्रॉन पास हो जाता है और स्क्रीन पे उतना दिखने लगता है। क्या ये बात समझ में आया? देखिए फ्लड गन, प्राइमरी गन तो एक बार डिसाइड करा देता है कि ये इमेज दिखाना है। ये जनरली वैसा डिस्प्ले में यूज होता है ना जहां कोई भी इमेज बहुत देर तक दिखाते रहना, जैसे मान लीजिए मेरा फोटो है, बहुत देर तक वही दिखाते रहना है, चेंज नहीं करना है। तो उस केस में क्या है, प्राइमरी गन पहले से एक फ्रेम डिसाइड कर देता है कि इस एरिया में इलेक्ट्रॉन जाना चाहिए, इस में नहीं जाना चाहिए। और फ्लड गन क्या है, कंटिन्यूअस चलते रहता है। तो इससे क्या है, फ्लड गन को बार बार दिमाग नहीं लगाना होता। तो इसमें बोलता है एक स्पेशल टाइप ऑफ सीआरटी है जिसमें वेक्टर स्कैन डिस्प्लेज में यूज होता है। अनलाइक नॉर्मल सीआरटी, द इमेज रिमेन्स ऑन द स्क्रीन फॉर अ लॉन्ग टाइम विदाउट रिफ्रेशिंग बिकॉज द इमेज इज स्टोर्ड ऑन फॉस्फोर कोटेड स्क्रीन। तो ये क्या है, बार बार बिना रिफ्रेश रेट के भी डायरेक्टली काम हो जाता है। तो इसमें रिफ्रेश रेट रिक्वायर्ड नहीं है। रिजोल्यूशन इमेज का बहुत ज्यादा होता है, फ्लिकर नहीं होता क्योंकि बहुत जल्दी जल्दी जितना एरिया एक बार में प्लान कर लेता है उसी पे फ्लड करते रहता है। डिसएडवांटेज क्या है, एनिमेशन नहीं दिखा सकते हैं आप, इमेज को इरेज करना डिफिकल्ट होता है, और डायनेमिक ग्राफिक्स यानी जो तुरंत तुरंत बदला है उसके लिए यूजफुल है। अब डीवीएसटी का वर्किंग लिखा हुआ है, और कुछ है क्या इसके आगे? नेक्स्ट क्वेश्चन वैसे भी कल करेंगे। मम्मी जी खाना निकालिए, भूख लगी। प्राइमरी इलेक्ट्रॉन गन क्या होता है? प्राइमरी इलेक्ट्रॉन गन क्या है? द प्राइमरी इलेक्ट्रॉन गन प्रोड्यूसेस राइटिंग बीम, दिस बीम इज फोकस्ड एंड डिफ्लेक्टेड टू ड्रॉ रिक्वायर्ड इमेज ऑन द स्टोरेज ग्रिड। तो जो प्राइमरी गन है ये जनरली प्लान करता है कि किस एरिया पे आपको क्या करना है, मतलब इलेक्ट्रॉन फायर करवाना है, किस एरिया पे नहीं फायर करवाना है। स्टोरेज ग्रिड क्या है? When the writing beam strikes to a storage grid, it creates positive charge pattern corresponding to the image. तो storage grid क्या है?
कि जहां जहां पे पहली बार राइटिंग बीम, जो आपका प्राइमरी इलेक्ट्रॉन बीम था, जहां जहां पे हिट किया वहां पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज पैटर्न बना देता है उस इमेज से रिलेटेड, और फिर लास्ट में फ्लड गन आता है। तो फ्लड गन कंटिन्यूअसली एमिट्स लो एनर्जी फ्लड इलेक्ट्रॉन्स, मतलब कम एनर्जी वाला इलेक्ट्रॉन्स भेजते रहता है ओवर द इंटायर स्क्रीन, और जहां जहां पे वो पहले से प्राइमरी गन मार के रखे हुए था वहां वहां पे ये अट्रैक्ट हो जाता है। कलेक्टर कलेक्टर एब्जॉर्ब्स द flood electrons that do not pass through the positively charged areas of the storage grid। ऐसा समझिए जो पॉजिटिवली चार्ज एरिया वगैरह था उससे कुछ इलेक्ट्रॉन्स, जितना भी एरिया, मतलब ऐसा समझिए प्राइमरी गन उसी एरिया पे फोकस करता है जहां पे वो नहीं दिखाना है, ठीक है, जहां पे इलेक्ट्रॉन नहीं चलाना है उस पे प्राइमरी गन पास करता है। और बाद में जब फ्लड गन आता है तो जहां जहां पे प्राइमरी गन चला हुआ था वहां वहां वाला इलेक्ट्रॉन पास नहीं करेगा, बाकी सब पास कर जाएगा। क्या ये बात समझ में? ऐसा समझिए ना कि प्राइमरी गन ड्रॉ करता है कॉम्प्लीमेंट इमेज। क्या ये बात समझ में है? प्राइमरी गन किसी भी सर्कल का कॉम्प्लीमेंट ड्रॉ करता है। अगर सर्कल ऐसा है तो प्राइमरी गन बाकी पूरे एरिया में एक पॉजिटिव चार्ज पहले ही फायर कर देगा। और फिर फ्लड गन क्या है, लो एनर्जी चार्ज भेजेगा, तो जो वो प्लस वाला है, मतलब जो पहले से जिसपे प्लस वाला वो पॉजिटिव चार्ज बिठाया हुआ है, वो सबको पास नहीं कर पाएगा लो एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स, बट वो जो जहां पे नहीं बिठाया वहां वहां पे पास करेगा। तो मान लीजिए वही सर्कल वाला एरिया था जहां पे वो नहीं पॉजिटिव चार्ज बिठाया था, तो वो सब पास करेगा और ग्लो करेगा। क्या ये बात समझ आया? तो फिर से बताएं। देखिए जो प्राइमरी गन है ना, उसका काम है कि अगर इस एरिया में सर्कल दिखाना है तो इस एरिया के पिक्सल्स को छोड़ के, पॉइंट्स को छोड़ के बाकी सब जगह वो पॉजिटिव चार्ज बिछा देगा। और जब इलेक्ट्रॉन गन चलेगा तो वो क्या करेगा, जब वो अपना लो एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स भेजता है तो वो पॉजिटिव चार्ज वाले को नहीं पास कर सकता है, बट बाकी सबको हमेशा पास करते रहता है और उस एरिया में आपको पिक्चर दिखता रहता है। अब स्क्रीन डिस्प्ले, ओनली द फ्लड इलेक्ट्रॉन्स passes through charged areas reach to the phosphor coated screen, these electrons strike on the screen to produce bright and visible image. Since the charge remains stored on the storage grid, the image continues to be displayed without continuous refreshing. हाँ तो वही बात है, उस एरिया में बार बार दिखता रहता है। इसको छाप लिया, इसमें ज्यादा कुछ है नहीं, बट ऐसे समझिए वो स्टोरेज ग्रिड ही मेन कंपोनेंट है जो एग्जैक्ट स्टोर रखता है कि कहाँ दिखाना है कहाँ नहीं दिखाना है, और बाद में दूसरा गन हमेशा फ्लड करते रहता है। प्राइमरी गन ये डिसाइड करता है क्या चीज को दिखाना है और क्या चीज को नहीं, और फ्लड गन हमेशा काम करता है फ्लड गन का यूज करके ही बाद में इमेज दिखते रहता है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग बात करेंगे इस सब के बारे में। थोड़ा एलसीडी एलईडी देख लेते हैं। एलसीडी में क्या है, क्रिस्टल एंड बैकलाइट होता है। इसमें कोई क्रिस्टल नहीं होता, सिर्फ बैकलाइट ग्लो करता है, ठीक है, और आगे डायोड लगा होता है जो लाइट को, मतलब ऐसा समझिए कि एमिट करवाता है, ठीक है। अब नेक्स्ट यहाँ पे क्या है, पिक्सल खुद से लाइट जनरेट करता है, उसको पीछे कोई बैकलाइट की जरूरत नहीं है। ये थिन और हल्का होता है, ये थिन और हल्का एलसीडी से भी ज्यादा होता है, और ये बहुत ज्यादा अल्ट्रा थिन हो जाता है, बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल हो जाता है। इसमें ब्राइटनेस बहुत मॉडरेट है, इसमें हाई है, इसमें बहुत हाई ब्राइटनेस है। अच्छा, मॉडरेट ब्राइटनेस एलसीडी में बोला तो कम ब्राइटनेस किसमें होता है, सीआईटी वगैरह में इससे भी कम आता है। पावर बहुत कम लेता है, एलसीडी से भी कम पावर लेता है, ये उससे भी कम पावर लेता है। आप ऐसे समझिए ना कि हर मामले में एलसीडी सबसे बच्चा होगा, एलईडी उससे भी बड़ा हो जाएगा, और एलईडी ओएलईडी उससे भी बड़ा होगा। ये मॉनिटर एंड टीवी में यूज होता है, ये टीवी और मॉनिटर में दोनों में यूज होता है, ठीक है। अच्छा, इसमें एमोलेड क्या होता है? एमोलेड डिस्प्ले वो शायद, एक मिनट बताते हैं। ये जो प्रीमियम स्मार्टफोन्स है या फिर टीवी वगैरह इसमें यूज होता है। अब आपको एक मिनट, एमोलेड, एमोलेड मतलब वही ओएलईडी से थोड़ा सा रिलेटेड है। एमोलेड डिस्प्ले, अभी आगे एएम का मतलब कुछ होता होगा, हाई डिस्प्ले फोन वॉचेस। एमोलेड का फुल फॉर्म वही लिखा हुआ। प्रोज क्या है, ब्राइट कलर, डीप ब्लैक शेड्स, थिन शेप एंड कॉन्स, हायर कॉस्ट, पोटेंशियल स्क्रीन बर्न इन ओवर लॉन्ग टाइम यूज। तो एमोलेड का फुल फॉर्म पहले बता दो। अच्छा, यहाँ लिखे हुए ना, इट स्टैंड फॉर एक्टिव मैट्रिक्स ऑर्गेनिक लाइट एमिटिंग डायोड। अभी एक्टिव मैट्रिक्स का कुछ मीनिंग होता होगा, बस ऐसा समझिए ओएलईडी का ही मॉडिफाइड वर्जन है। आप लोग हमेशा जानते हैं कि आपका सिलेबस हमेशा आपको 10 साल पीछे का टेक्नोलॉजी पढ़ाता है, तो एमोलेड क्या है, ओएलईडी से भी एडवांस वर्जन है, और जो आप लोग सबसे बेस्ट पढ़े हैं वो ओएलईडी पढ़े हैं। तो थोड़ा सा दिक्कत आपके सिलेबस में है। हमको लगता है कॉलेज में एमोलेड वगैरह के बारे में पढ़ाना चाहिए, बट पढ़ाएगा नहीं।
तो यहाँ पे आप इसके बारे में पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हैं, मेरे को भी ज्यादा आइडिया नहीं, तो अभी तुम नहीं बता पाएंगे, बट अगर क्लास का स्टार्टिंग होता तो हम जरूर बताते। 4 अहम खाना खाने, ये रिकॉर्डिंग थोड़ा देर में मिलेगा, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, टाटा। किसी को कोई क्वेश्चन?